इस सीन को ध्यान से देखो। ये लड़का जिसे गंजा कर रहे हैं देख के ही लग रहा है किसी जेल में है, हालत खस्ता है, बेचारा है, देख के उसे दया आ जाएगी। पर ये आगे चल के क्या कर सकता है अगर मैं बता दूं तो आप लोग भी शॉक हो जाओगे। तो ये फिल्म है असांडीज। मैं वैसे गवार हूं तो मैं कहूंगा इंसेंडीज। डार्क फिल्म की लिस्ट में ये सबसे टॉप पे आएगी। देखने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, भूल नहीं पाओगे इसे। और तो और एंडिंग का ट्विस्ट ऐसा है, वो देखने के बाद तो मदर्स डे के दिन घर छोड़ के भाग जाओगे। इस फिल्म के डबिंग के पीछे मत पड़ना, सबटाइटल का जो बैरियर है अगर वो पार कर दिए तब मिलेगी ये खतरनाक फिल्म। डेनी विल्न्यूव जो आज ब्लेड रनर का सीक्वल बनाकर और मसाले में डूबा हुआ सैंडवर्म के ऊपर पिक्चर बना के इतना ज्यादा फेमस हो गए हैं। लगभग 15 साल पहले डायरेक्टर वाजदी का एक प्ले देखा था यही सेम नाम का, और उसके बाद इसका दिमाग हिल गया। इसने खुद बोला कि ये है एक मास्टरपीस और इसके ऊपर तो फिल्म जरूर बनानी चाहिए। उसने प्ले का राइट खरीद लिया, उसके डायलॉग चेंज कर दिया, सब अपने हिसाब से लिख दिया, फिल्म को और ज्यादा रियलिस्टिक पॉलिटिकल बना दिया, और जाके जो फिल्म बनी है वो इतनी खतरनाक रियलिस्टिक मास्टरपीस बनी है, लगभग डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है ये। इसकी स्टोरी बहुत ही सिंपल है। भाई बहन अपनी माँ के मरने के बाद उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने जाते हैं और उस बीच में वो लोग उसके पास्ट में जाते हैं। हमें भी पूरी लाइफ देखने मिलती है कि उसकी माँ किस तरीके से स्ट्रगल की, वॉर में कैसे फंसी, और एंड में जाके हमें ये पता लगता है कि जिस चीज को वो लोग खोज रहे थे उसके माँ के बारे में नहीं, इनके अपने आइडेंटिटी के बारे में बहुत बड़ी चीज पता लगती है। वैसे ये बहुत ड्रामेटिक स्टोरी है। अपने यहाँ वाले तो पता नहीं कैसे दिखा देते। चाहे कितनी भी देर हो जाए घर तो आऊंगा ही ना तेरे पास। अच्छा, पर विल्न्यूव ने चूज किया एकदम डॉक्यूमेंट्री रियलिस्टिक स्टाइल, और वो ये कैसे कर लेता है तो उसके लिए पहली टेक्निक है इसका विजुअल स्टाइल। इस फिल्म में विल्न्यूव ने शायद सबसे ज्यादा लॉन्ग टेक्स रखे होंगे। कहीं भी आप लोग देखोगे बहुत देर तक कैमरा वहां पर स्टिल रहता है। कई सीन है जहां पर पूरी तरीके से वाइड शॉट दिखाया है तो कहीं पर एक्सट्रीम क्लोजअप में चला गया है। जैसे ये सीन देख लो, जब इन दोनों को पहला लेटर मिलता है कि उसकी माँ की क्या आखिरी इच्छा थी, दोनों जन शॉक में है, तो उस मोमेंट को पूरी तरीके से अच्छे से दिखाया है ये इतने लंबे कंटिन्यूअस शॉट में, और ये पूरा का पूरा वाइड में शूट किया हुआ है ताकि हमें पूरा एनवायरनमेंट अच्छे से दिखे। और वैसा ही एक ये सीन जिसमें देखो इसकी माँ जब वापस अपने घर पर आती है, देखती है वॉर में सब डिस्ट्रॉय हो गया है। इस सीन को भी पूरा कंटिन्यूअस दिखाया है कि कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, वो हम लोग को क्लियर दिखता रहता है। और सिर्फ वाइड शॉट ही नहीं, यहाँ पर देखोगे तो एक्सट्रीम क्लोजअप भी बहुत ज्यादा जगह दिखाया है। जब भी कैरेक्टर कोई बड़ा डिसीजन लेने वाला है, कहीं कोई डायलॉग नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, पर हमें खाली एक शॉट से पता लग जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंट सोच रहे हैं और कुछ बड़ा ये लोग करने वाले हैं। इन सारे कैमरा ट्रिक्स का कोई फायदा नहीं होता अगर ये लोग लाइटिंग सही नहीं रख पाते। अगर फ्लैशी लाइटिंग हो जाती या फिर उससे भी बेकार हमारे यहाँ जैसी सीरियल या तो टिकटॉक वाली लाइटिंग हो जाती। ये जो सीरीज लाइट लगाना है उसको ऐसे भुक भक भुक भक भुक भक भुक भक कराएं या ऐसे रेलगाड़ी की तरह तल 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 काम खुद भी करेगा, सारा काम मैं कर दूं, मैं लगा दूं लाइट। इसीलिए इस फिल्म में देखोगे बहुत ही नेचुरल लाइटिंग है, हद से ज्यादा, और कहीं कहीं पर तो ये लोग लगता है पूरा तरीके से नेचुरल लाइट में ही शूट किए हैं, एडिशनल लाइट जैसा कुछ लगता ही नहीं है। एक दो अंधेरे के शॉट छोड़ दो, बाहर के एक्सटीरियर शॉट तो सिर्फ सूरज पे पूरी तरीके से डिपेंड थे, तभी जाके ये इतना ज्यादा रियलिस्टिक और नेचुरल लगता है। और विल्न्यूव का फेवरेट ये लैंडस्केप शॉट जो उसका ट्रेडमार्क है, एनिमी से लेके ड्यून तक सब में इसने दिखाया है। ऐसा लगता है कि ये कोई जगह है जिसे हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, पर कहीं ना कहीं ये एक एलियन प्लेनेट की तरह दिखाता है। वो जगह उसके खुद के अलग रूल हैं, आप मानो चाहे ना मानो वो जगह अपने हिसाब से चलती है। ये चीज और भी क्लियरली इसने सिकारियो में बताया था, जो कि मेरी फेवरेट विल्न्यूव की फिल्म है। पता नहीं कितने बार मैं देख चुका हूँ और गारंटी एक ना एक वीडियो तो उस पर ला ही दूंगा। वेलकम टू व्हाट इफ। और दूसरा है विल्न्यूव का डायरेक्शन। आज ये बहुत बड़ा एक्शन डायरेक्टर बन गया है, पर कहीं ना कहीं ये अपने रूट्स भूल चुका है। स्टार्ट ये किया था थ्रिलर से, और ऐसा कोई ऐरा गहरा नॉर्मल थ्रिलर डायरेक्टर नहीं, इतनी खतरनाक थ्रिलर बनाया था कि पूरे के पूरे जॉनर को चेंज कर देता। पर क्या करे, पैसा बड़े बड़े लोग से कुछ भी करवा सकता है, विल्न्यूव की क्या ही गलती। नोलन भी ऐसे ही सेम थ्रिलर से पूरा का पूरा एक्शन पे आ गया।
एक टाइम था जब थ्रिलर में दो भाई दोनों तबाही थे और अब दोनों का घी खत्म हो गया है। इसमें वेलेन्यू ने ध्यान दिया है सबसे ज्यादा पर्सपेक्टिव का। उसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन विजुअली दी है, पर कभी भी इस तरीके से नहीं दिया कि बैठे बैठाए ऑडियंस को हर एक आगे होने वाली चीज का पता चलते रहे। पूरा नैरेटिव ये कंट्रोल करके रखा था। इंफॉर्मेशन को ऐसे ही फ्री में बांटते नहीं घूम रहा था कि कोई भी सीन है एक्सप्लेन करने के लिए पूरा का पूरा दिखा दे, जो हर एक थ्रिलर डायरेक्टर आजकल करता घूमता रहता है। इसने किया उसका पूरा उल्टा। इंफॉर्मेशन को उस हद तक होल्ड करके रखा था कि हम लोग अपने हिसाब से इमेजिनेशन यूज करने लग जाए, सोचे कि क्या हो रहा है, बीच में गैप फिल करते रहे। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये सबसे फेमस टॉर्चर सीन। देखो, कहीं पे भी टॉर्चर दिखाया नहीं है, सीधा का सीधा मेन टॉर्चर को कट कर दिया है। अब क्या करेंगे, ऑडियंस उस गैप को फिल कर रहे हैं, क्योंकि वेलेन्यू ये जानता है कि सबसे खतरनाक चीज होती है हम लोगों की इमेजिनेशन। वैसे ये चीज इस फिल्म के लिए सही थी भी, क्योंकि इसे मल्टीपल पर्सपेक्टिव से दिखाया है। अलग अलग लोगों का चैप्टर आता है और उस हिसाब से इसकी स्टोरी दिखाते हैं, कभी बच्चों के, कभी माँ के, तो कभी उसकी फैमिली के। ऐसे अलग अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया है, तो इसीलिए कैरेक्टर क्या फील कर रहा है, डायरेक्टर ये चीज पूरी तरीके से दिखाता है, हर एक चीज को कंट्रोल कर कर। और इसका दूसरा और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डायलॉग। मैं गारंटी देता हूँ कि ये पूरी की पूरी फिल्म देख लोगे, चाहे 10 बार भी देख लोगे, मुझे नहीं लगता एक भी डायलॉग याद रहने वाला है 1 + 1 = 1 इसको छोड़ के। पुष्पा की गिनती कभी गलत नहीं होती। और वेलेन्यू ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो पहले ही एक साइलेंट फिल्म सोचकर इसे बना रहा था, जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन विजुअली मिले और डायलॉग इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसकी जगह पर इसने साउंड डिजाइन में बहुत ज्यादा मेहनत की है। हर एक चीज, हर एक डिटेल हमें फील होता है, खाली ये नहीं कि हम लोग बैठ के सुन रहे हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक बजते जा रहा है और मजा आ रहा है। ये इस तरीके का साउंड डिजाइन रखा है कि कभी कभी पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव हो जाता है, मतलब कि सीधा सीधा जो सीन में हो रहा है, जहां पर लोकेशन है, वो साउंड पूरी की पूरी तरीके से हम लोग को सुनाई देगा एक एक डिटेल के साथ। और कहीं पर पूरा सब्जेक्टिव हो जाता है, अरे मतलब जैसा वो लोग फील कर रहे हैं वो हम लोग को सुनाई देगा और हम भी वैसा फील करेंगे। साउंड गायब हो जाता है, म्यूजिक भी बंद हो जाता है और अलग तरीके का फीलिंग आ जाता है उसमें। मामा, ऐसे तुच्चे पुच्चे गली से उठ के आए हुए डायरेक्टर्स के बस की बात नहीं है ये सब। इसके लिए एक मास्टर होना चाहिए, जो कि वेलेन्यू है। और ये हर एक चीज मिक्स होके मेरा इस फिल्म का फेवरेट सीन आता है, जो कि है ये बस वाला सीन। ये सीन आता है लगभग 50 मिनट के आसपास, तो मुझे लगता है उस टाइम तक कई लोग को ये स्लो लगी होगी, बोरिंग भी लग सकती है, पर जैसे ही ये सीन आता है इसको देखोगे तो उसके बाद हिल जाओगे। किस तरीके से शूट किया है, बस पे अटैक होता है पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किस तरीके से होता है वो देखो। जब तक एक्ट्रेस बस के अंदर है, हमें बस के अंदर से ही हर एक चीज दिखाएंगे। ये नहीं कि बाहर से भी दिखा रहे हैं, अंदर से भी दिखा रहे हैं, इंटरकट कर रहे हैं और इंटेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें भी बस उतना ही इंफॉर्मेशन मिल रहा है जितना कि ये एक्टर को। फिर आता है ये सीन, और इसके बाद तभी हम लोग बस के बाहर का देख पाते हैं जब इसे खींचकर बाहर निकाला जाता है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल भर भर के देखने मिल जाएंगे तुम लोग को। तो इसीलिए वेलेन्यू का डायरेक्शन तो मेरे हिसाब से इसमें पीक था। कितने भी पैसे कमा ले, कुछ भी कर ले, पर इस लेवल का शायद आज ये करना मुश्किल होगा इसके लिए। एक्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर लेता, ये सब चीज कुछ भी काम नहीं आने वाला था अगर उसे एक्टर इतने अच्छे और टैलेंटेड नहीं मिलते। इसकी लीड एक्ट्रेस लुबना अजबाल, जिसके नाम प्रोनाउंस करने में अगर मुझे गलती हो जाए तो माफ कर देना। यही उम्मीद कर रहे थे कि हम तुमसे माफी मांगेंगे। उसने पूरी की पूरी फिल्म को अपने ऊपर ऐसा संभाल के रखा था,
अगर कोई ऐसी एक्ट्रेस आ जाती जिसे बस 8 घंटे ही काम करना था तो पिक्चर तो वहां पर खत्म थी। पर ये रोल भी इसे इतनी आराम से नहीं मिला था, बहुत ही रफ ऑडिशन देना पड़ा था। सबसे मेन जो प्रिजन टॉर्चर सीन था, सीधा सीधा वेलेन्यू ने उसी को ऑडिशन में लिया और वो 1 टेक में इसे फिनिश करना था। और क्या हुआ, एकदम खतरनाक तरीके से इसने करके दिखा दिया। वेलेन्यू खुद इंप्रेस हो गया और वो बोला कि ये अगर एक्ट्रेस नहीं मिलती तो शायद ये फिल्म कभी वो बनाता भी नहीं। पर एक्ट्रेस का हाल शाइनिंग की शैली जैसा हो गया था। ऑडिशन देने के बाद ही वो इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई कि कुछ टाइम लगा उसे रिकवर होने में, फिर फिल्म को शूट कर पाई। और बस यही नहीं, हर एक एक्टर की एक्टिंग देखोगे तो कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि ये लोग कोई फिल्म में काम कर रहे हैं, इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग की है। और मेरे हिसाब से एक ये भी पॉइंट है कि कोई भी हमारे लिए नॉन एक्टर नहीं है। वहीं पर अगर ये फिल्म हॉलीवुड में बनी होती, पहचाने हुए एक्टर होते, एक्टिंग भले ही वो लोग और अच्छा भी कर सकते थे, पर हम लोग को कहीं ना कहीं ये लगता कि ये एक फिल्म ही है। मेरे हिसाब से अगर वेलेन्यू आज ये फिल्म बना रहा होता तो उसके पास इतना अच्छा खासा बजट था कि वो आईमैक्स में शूट कर देता। पर एक्टर्स उसको कौन मिलते, शायद कुछ ऐसे ही मिलते। पर वेलेन्यू को ये पता है कौन किस रोल में फिट बैठेगा। इस बंदे को देखो, इससे उतना ही एक्टिंग करवाया जितने की जरूरत थी। डायलॉग भी शायद ही इसको पूरी पिक्चर में दिया होगा, पर आंखों में दरिंदगी देखो। अगर किसी गलत बंदे को कास्ट कर लिया होता तो एंडिंग का ट्विस्ट पूरी की पूरी तरीके से बेकार हो जाता। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसका थीम। इसकी स्टोरी जैसी थी वो थोड़ी सिंपल थी, एक नॉर्मल ड्रामा फिल्म बन के रह जाती, पर इसको इतना एपिक लेवल पे वेलेन्यू तब ले जा पाया। एक फैमिली जो खुद को डिस्कवर करना चाह रही है, ऐसी स्टोरी को सिविल वॉर के बैकग्राउंड पे सेट कर दिया। उसके बाद ये बहुत ही अलग और एपिक बन गई। पर ये कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि किसी एक कंट्री के लिए स्पेसिफिक है। यहाँ जो वॉर दिखाया है वो लेबनान सिविल वॉर से इंस्पायर है, पर वो कहीं भी कंट्री मेंशन नहीं किया है फिल्म में कि किस कंट्री में ये सब चीज हो रहा है। और वैसे भी इस फिल्म का मेन थीम यही है कि हमें बस लगता है कि हम अपने बारे में, अपने पास्ट के बारे में, फैमिली के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते, पर क्या हम सच में उतना अच्छी तरीके से जानते, या इन दोनों भाई बहन को लगता है कि वो अपनी माँ को पूरी तरीके से जानते, पर उसका जो पास्ट था वो इन लोग को भी नहीं पता था। और इसकी माँ जो अपने बेटे को ढूंढने निकली थी, उसे लगता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से जानती है, वो भी फिर बाद में पता लगता है कि कोई और ही बन चुका है। इसकी एंडिंग के बारे में बात किए बिना मैं नहीं रह सकता, तो ये है एक बड़ा सा स्पॉइलर। आगे मैं पूरा ट्विस्ट स्पॉइल करने वाला हूँ। जिसने भी ये फिल्म नहीं देखा है आगे मत बढ़ना। नवाल ने अपने बेटे को बचपन के बाद कभी नहीं देखा, बस ये जानती है कि उसके पाँव पे ये 3 डॉट है। उसकी पूरी जिंदगी चली गई, वो कभी खोज नहीं पाई। फिर अचानक बुढ़ापे में जब ये पूल के पास रहती है तब देखती है कि वही सेम 3 डॉट वाला एक आदमी दिखता है। वो पास जाती है मिलने के लिए कि शायद ये उसका बेटा ही होगा, और जब चेहरा देखती है तो ये वो दरिंदा है जिसने जेल में इसे टॉर्चर किया था, और उस टॉर्चर का ही रिजल्ट है ये दोनों बच्चे जो भाई बहन है और वो अपनी माँ का पास्ट खोज रहे थे। ये सब रिवील होने के बाद वो अपनी बची हुई लाइफ ट्रॉमा में बिताती है। वैसे मेरा भी अब तक इतने सालों का ट्रॉमा ठीक नहीं हो पाया ये फिल्म देखने के बाद। अगर तुम लोग में से किसी का ठीक हुआ है तो बता दो, क्योंकि मैं चला अगली डार्क फिल्म खोजने।